Very warm welcome to the class. Good morning students. आज जिस टॉपिक के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं वो टॉपिक रहेगा हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड ऑफ स्पीकिंग स्किल इन हिंदी, कथन कौशल की विशेषताएं एवं आवश्यकता। इस टॉपिक पे जो है, इस विषय पे जो है आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो स्पीकिंग स्किल, जैसे नाम से ही क्लियर हो रहा है कि बोलना, कथन जो हम बोलते हैं, वो बोलने की हमारी स्किल किस तरह की होनी चाहिए, क्या क्या उन क्या क्या या किन किन पॉइंट्स को उस स्किल्स में ऐड ऑन किया जाना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा बोलना, हमारे आइडियाज़ एंड थॉट्स को एक्सप्रेस करने का ओरल तरीका, ओरल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज दैट इज स्पीकिंग, स्पीकिंग स्किल जो है हमारी बहुत ही इफ़ेक्टिव लगे। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्पीकिंग स्किल को हिंदी में क्या कहते हैं और किन किन नाम से हिंदी में स्पीकिंग स्किल को जाना जाता है। इन हिंदी के शब्दों को लेकर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स में कुछ डाउट्स, कुछ भ्रम उत्पन्न हो जाते हैं। तो हिंदी में स्पीकिंग स्किल को भाषण कौशल भी कहते हैं, इसे कथन कौशल भी कहते हैं, या फिर इसे मौखिक कौशल भी कहते हैं। मौखिक कौशल इसलिए क्योंकि बोलना जो है भाषा का एक वेरियस फॉर्म की हम बात करते हैं। हमने अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था वेरियस फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेजेस या फिर वेरियस फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। उसमें हमने टू काइंड्स ऑफ फॉर्म्स के बारे में बात करी थी। फर्स्ट इज ओरल या प्रोनाउंसिएशन फॉर्म, सेकंड इज रिटन फॉर्म, मौखिक या उच्चरित या उच्चारण रूप भाषा का, और दूसरा भाषा का लिखित रूप। तो जो पहला वाला रूप है भाषा का, जो फर्स्ट वेरियस फॉर्म इज लैंग्वेज है, उसे ही प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण को ही मौखिक कौशल या मौखिक रूप भाषा का कहा जाता है। कथन हो गया किसी के द्वारा बोलना, भाषण हो गया भाषण देना, तो भाषण में भी बोलने का ही काम किया जाता है। तो ये तीन नाम जो है, ये तीन शब्द जो है स्पीकिंग स्किल या स्पीकिंग शब्द के हिंदी रूपांतरण या हिंदी ट्रांसलेशन है। तो स्पीकिंग स्किल्स, जब भी हम किसी नई लैंग्वेज को सीखते हैं, किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए मोस्टली कॉमनली जो है फोर स्किल्स सीक्वेंस वाइज जो है ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस में जो है यूज़ की जाती है। फर्स्ट जो है हमारी वो है लिसनिंग स्किल। लिसन करके हम शब्दों को, नई भाषा को सीखने की कोशिश करते हैं। आफ्टर दैट स्पीकिंग स्किल, सुनने के बाद हम उसे बोलने या उच्चारित करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट रीडिंग स्किल, फिर हम उसे पढ़ने की, रीड करने की कोशिश करते हैं। जो भी उस न्यू लैंग्वेज के रिगार्डिंग हमारे पास कंटेंट होगा उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। और लास्ट जो स्किल है जिसे हम प्रैक्टिस करते हैं वो है हमारी राइटिंग स्किल। तो फोर्थ जो है हमारी राइटिंग स्किल। तो हम सीक्वेंस वाइज ही इन स्किल्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। पहली हमारी लिसनिंग स्किल, श्रवण कौशल, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेकंड स्किल पे, जो है स्पीकिंग स्किल। और स्पीकिंग स्किल को हिंदी में क्या क्या कहते हैं उनके बारे में हमने जाना। अब बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड ऑफ स्पीकिंग स्किल, कि स्पीकिंग स्किल की क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है, या फिर क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, जिन विशेषताओं को अचीव करने के लिए या अपने बोलने के तरीके को बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव या प्रभावी बनाने के लिए हमें इन पॉइंट्स को अपने स्किल्स में, अपने बोलने के कौशल में ऐड ऑन करना पड़ता है। तो उनके बारे में बात करते हैं। वो है कुछ इस तरह से। फर्स्ट, क्लैरिटी। जो भी हम बोल रहे हैं, चाहे हम नई भाषा को सीख रहे हैं और नई भाषा को बोलना सीख रहे हैं, जो भी हम बोलते हैं, बातचीत हम नॉर्मली जब भी करते हैं, तो हमारी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, हमारी भाषा बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। हमारी भाषा में क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए, गलत उच्चारण नहीं होना चाहिए, गलत सिनोनियम काइंड्स ऑफ वर्ड्स के यूज़ नहीं होने चाहिए, या ऐसे शब्दों का यूज़ जो है करके सेंटेंस मेकिंग नहीं करनी चाहिए जहाँ पे शब्दों का अर्थ या भाव ही परिवर्तित हो जाए। तो वो क्लैरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट है नेचुरलनेस, स्वाभाविकता।
भाषा का जब भी प्रयोग किया जाता है बोलते समय, तो वो भाषा एक तो क्लैरिटी होनी चाहिए, सेकंड हम बात करें नेचुरलनेस होनी चाहिए कि वो भाषा नेचुरल लगनी चाहिए। नेचुरल वो भाषा तभी लगेगी जब हम उस पर मास्टरी कर चुके होंगे, चारों स्किल हमारी डेवलप हो चुकी होगी उस पर्टिकुलर लैंग्वेज पे, तभी जो हम जिस भाषा का हम प्रयोग करें वो आर्टिफिशियल ना लगते हुए नेचुरल लगेगी, और उसका ज्ञान भी हमारे पास पूरा होगा, और उसका यूज़ कैसे करना है उस बारे में भी हमें जानकारी होगी, हम अवेयर होंगे। तो ऑटोमेटिकली वो प्रोसेस जो है आइडिया एंड थॉट्स को एक्सप्रेस करने का जो प्रोसेस है किसी लैंग्वेज को यूज़ करते हुए, और उस लैंग्वेज को यूज़ करें हम स्पीकिंग स्किल के बिहाफ पे, तो प्रोसेस जो है ऑटोमेटिकली नेचुरल रहेगा। नेक्स्ट इज बोधगम्यता, इंटेलिजिबल। तो बोधगम्यता या इंटेलिजिबल की बात करें तो जिस भी भाषा का प्रयोग करते हुए हम जिन भी शब्दों का हम चयन करते हैं माइंड में, जब भी हम कोई भाषा सीखते हैं, हम बात कर रहे हैं, तो प्रोसेस कैसे चलता है, एक तो हम बोलने का प्रोसेस कर रहे हैं, दूसरा हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो माइंड है, हमारे मन के भावों को, आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे दिमाग में जो सॉफ्ट कॉपी है वर्ड्स की, वोकेबलरी की, शब्दकोश जो है, डिक्शनरी जो है, वहाँ से उस सॉफ्ट कॉपी में से अपने इमोशन के अकॉर्डिंग वर्ड्स को पिक करने में माइंड हमारा मदद करती है, माइंड जो है हमारी हेल्प करता है। तो जो भी शब्दों का, जिन भी शब्दों को हम अपने माइंड के सॉफ्टवेयर से उठाते हैं और अपने भावों के अनुकूल उनको सेंटेंस में रखते हैं या उनके द्वारा सेंटेंस मेकिंग करते हैं, तो इस होल प्रोसेस में क्या हो रहा है, हमारी इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ या हमारी इंटेलेक्चुअल साइड जो है वर्क करती है। नेक्स्ट इज करेक्टनेस, शुद्धता। जब हमारे शब्दों का चयन बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, नेचुरल लैंग्वेज हम बोल रहे हैं, क्लैरिटी हमारे लैंग्वेज में, तो करेक्टनेस जो है ऑटोमेटिकली हमारी स्पीकिंग स्किल में या बोलने में आ जाएगी। नेक्स्ट इज स्वीटनेस, मधुरता। जो भी भाषा, जिस भी भाषा का हम प्रयोग करते हैं, मैं दोनों पॉइंट को एक साथ एक्सप्लेन करती हूँ, मधुरता, स्वीटनेस, एंड नेक्स्ट इज गुड मैनर्स, शिष्टता। जब भी हम किसी भाषा का प्रयोग करते हैं, चाहे उसको हम गुड मैनर में यूज़ करें, चाहे उसको हम स्वीटनेस में यूज़ करें, तो लैंग्वेज का यूज़ हम मोस्टली या सेंटेंस मेकिंग हम मोस्टली किन फॉर्म्स में करते हैं, हम करते हैं ऑर्डर फॉर्म में, रिक्वेस्ट फॉर्म में, हम्बल हम्बल जो है हम फॉर्म यूज़ करते हैं लैंग्वेज का। तो जब भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमारी स्पीकिंग, हमारे बोलने का तरीका, हमारा लहजा जो है चेंज होगा, रिक्वेस्टेड फॉर्म में होगा। और जब हम ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डर फॉर्म में हमारा बोलने का तरीका, हमारी स्पीकिंग स्किल कैसी होगी, वो कमांडफुल होगी कि हम ऑर्डर कर रहे हैं, ऐसा होना ही चाहिए। या हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उस समय ये देखा जाता है। तो जब हम बात करते हैं, माफ़ कीजिएगा, जब हम बात करते हैं रिक्वेस्ट फॉर्म में या ऑर्डर फॉर्म में, तो हमारे बोलने का तरीका चेंज हो जाता है, हमारी वॉइस जो है स्वीट होती है, और जब हम बड़ों से बात कर रहे हैं तो हम मैनर्सफुली जो है बड़ों से बात करते हैं, और हमारे शब्द जो हैं उनका प्रोनाउंसिएशन का तरीका जो है, और बड़ों से बात करते समय जिस तरह के शब्दों का चयन हम करते हैं वो मैनरफुल वर्ड्स होंगे। इसी के अपोजिट जब हम अपने फ्रेंड्स के साथ बातचीत करते हैं, तो उस समय हम क्या देखते हैं कि फ्रेंड्स के साथ बात करते समय हम अपने रफ एंड टफ लैंग्वेज या शब्दकोश का या वोकेबलरी का यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम किसी दूसरे के साथ, बड़ों के साथ बात करें, तो वो हमारा बात करने का तरीका, कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है हमारा, वो मैनरफुल रहता है। अगला है इफेक्टिवनेस, प्रभावोत्पादकता, जिससे प्रभावों की उत्पादकता हो, प्रभाव जो है प्रभावशाली बने, प्रभावों की प्रोड्यूस किया जाए, इफेक्टिव बनाया जाए अपने बात करने के तरीके से, या अपने टॉकिंग सेंस को ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जाए, प्रभावशाली बनाया जाए। तो इससे पहले जितने भी पॉइंट्स की हमने बात करी, अगर हम इन्हीं सभी पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली कैसा हो जाएगा, इफेक्टिवनेस ही होगा। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूटी एंड मोबिलिटी, गतिशीलता एवं प्रवाहमयता, कि जिस भी लैंग्वेज का हम यूज़ कर रहे हैं वो कॉन्टिन्यूटी फॉर्म में होना चाहिए, मोबिलिटी होनी चाहिए उसमें, ना कि जो है
इस सिचुएशन को अगर मैं एक उदाहरण की मदद से समझाने की कोशिश करूं कि जब हम किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग किसी फील, किसी डर, किसी प्यार, इमोशन के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं उसके बारे में, तो जो हमारी कॉन्टिन्यूटी है बात करने में, हमारी कॉन्वर्सेशन में, तो वो कॉन्टिन्यूटी फॉर्म में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम 2 सेकंड 10 सेकंड पहले डर डर वाले इमोशन की बात करें और 10 सेकंड के बाद हम लोग प्यार या गुस्से वाले इमोशन की बात कर रहे हैं। जो कॉन्टिन्यूटी है जिस मोमेंट पे, जिस फील या इमोशन के रिगार्डिंग, उसी के रिगार्डिंग हमारी कम्युनिकेशन स्किल में जो है कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए, ना कि चेंजेस होने चाहिए। नेक्स्ट इज इमोशनैलिटी एंड टेक्सचुअलिटी, भावानुकूलता एवं प्रसंगानुकूलता। जैसे मैं उदाहरण दे रही थी अभी इमोशंस की, फील्स की एग्जांपल दे रही थी, तो जो भी इमोशनैलिटी है वो कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, प्रसंगानुकूल। प्रसंग भी हम कब लिखते हैं हिंदी साहित्य में? प्रसंग हम तब लिखते हैं जब हमारे पास प्रस्तुत गद्यांश या पद्यांश होता है, तो उसी के लिए, उसी के आधार पे हम प्रसंग लिखते हैं, ना कि उससे परे हटकर। तो यहाँ पे प्रसंगानुकूलता या कॉन्टेक्सचुअलिटी का मतलब है कि जो भी फील इमोशन की बात चल रही है, पढ़ाई की बात चल रही है, डर भाव की बात चल रही है, तो कॉन्टेक्स्ट हमारा क्या है कि डर के बारे में बात करनी है। तो डर शब्द के संबंध में या इस शब्द में छुपे भाव के संबंध में ही हम मौखिक रूप से व्याख्या करेंगे। और वो कॉन्टेक्सचुअलिटी, प्रसंगानुकूलता और हमारे बोलने के तरीके में, जिन शब्दों का, जिन वाक्यों का प्रयोग करते हुए हम बोल रहे हैं, दोनों में रिलायबिलिटी होनी चाहिए, दोनों रिलायबल होने चाहिए आपस में। ना कि टॉपिक कुछ और है बोलने का, बोल कुछ और रहे, या फिर फील कुछ और है, कॉन्टेक्स्ट जो है, कॉन्टेक्स्ट जो है हमारे पास कुछ और है, लेकिन हम बोल कुछ और रहे उससे परे हटकर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम इमोशनैलिटी एंड कॉन्टेक्सचुअलिटी का ध्यान रखते हैं तो स्पीकिंग स्किल हमारी जो है इफ़ेक्टिव बनेगी, और जो हम अपने थॉट्स एंड आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं वो बहुत ही बखूबी तरीके से एक्सप्रेस हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्यूरेसी एंड क्लैरिटी ऑफ प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण की शुद्धता तथा स्पष्टता। जो भी हम बोल रहे हैं उसका, जिन भी शब्दों का हम उच्चारण कर रहे हैं किसी नई भाषा को सीखते समय, या अपने किसी भी पीयर ग्रुप के साथ बातचीत करते समय, भाषा के किसी भी रूप का हम मौखिक या स्पीकिंग स्किल के अकॉर्डिंग जब यूज़ कर रहे हैं, तो वो यूज़ करने का तरीका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जो भी उच्चारण हम कर रहे हैं, प्रोनाउंसिएशन हम करें, वो एक्यूरेट होनी चाहिए, उनकी एक्यूरेसी होनी चाहिए, प्लस क्लैरिटी उसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज यूज ऑफ कॉमन लैंग्वेज, सर्वमान्य भाषा का प्रयोग। इस पॉइंट का सबसे ज़्यादा, सबसे विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। हमारी प्रथम भाषा, हमारी फर्स्ट लैंग्वेज इज़ हिंदी, जो भी हमारी भाषा है। सेकंड हमारी इंग्लिश, या फिर यूँ कहीं फर्स्ट हमारी मातृभाषा है, सेकंड हिंदी है, थर्ड हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है। तो यूज़ ऑफ कॉमन लैंग्वेज, हम अपनी लोकेलिटी में, अपनी सोसाइटी में देखते हैं कॉमनली जो भाषा यूज़ की जाती है वो की जाती है हिंदी या हमारी मातृभाषा, हमारी पहाड़ी भाषा। लेकिन अगर हम तीसरी भाषा का ज्ञान रखते हैं, मान लीजिए तीसरी भाषा अंग्रेज़ी, हम अंग्रेज़ी भाषा का ज्ञान रखते हैं, और हम अपनी लोकेलिटी में बुज़ुर्गों के साथ, जिनको हिंदी तक अच्छे से नहीं आती, उनके साथ हम अपनी तीसरी भाषा, अपनी फॉरेन लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो क्या आपका कम्युनिकेशन, क्या आपकी कम्युनिकेशन प्रोसेस जो है सक्सेसफुली जो है सक्सेस हो पाएगी? नहीं, नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि बात की जाती है यूज़ ऑफ कॉमन लैंग्वेज, सर्वमान्य भाषा का प्रयोग। सर्वमान्य मतलब जिस भाषा को सबसे ज़्यादा लोग जानते हैं, सर्वाधिक लोग जिस भाषा से अवेयर हैं, जानकारी रखते हैं, उस भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। ना कि ऐसा होना चाहिए कि मुझे थर्ड लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज आती है, मैं उसी में बात करूँगा या करूँगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी स्पीकिंग स्किल को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहता है किसी नई लैंग्वेज को सीखते हुए भी, कि यूज़ ऑफ कॉमन लैंग्वेज की जानी चाहिए, जो सर्वमान्य है, सभी लोगों में जिसके बारे में जानकारी है, सभी लोग जिसका प्रयोग करते हैं। ना कि अपने ज्ञान को दिखाने के लिए किसी तीसरी या फॉरेन लैंग्वेज का यूज़ किया जाना चाहिए।